सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सदिशों का अदिश गुणनफल यानी कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अभी तक इस चैप्टर में हमने सदिशों के बारे में काफी कुछ पढ़ा है, जैसे कि सदिश क्या होते हैं, उनके प्रकार, सदिशों को कैसे जोड़ा जाता है, सदिशों को कैसे घटाया जाता है, सदिशों का वियोजन किस प्रकार से किया जाता है। काफी कुछ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे सदिशों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। सदिशों का गुणनफल दो प्रकार का है। यदि सदिशों का गुणनफल एक अदिश होता है तो इस गुणनफल को सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं। यदि आप सदिशों को गुणा कर रहे हैं और आपको एक अदिश प्राप्त होता है तो इसे आप कहेंगे सदिशों का अदिश गुणनफल। और यदि सदिशों का गुणनफल एक सदिश ही प्राप्त होता है तो इसे कहेंगे सदिशों का सदिश गुणनफल। तो सदिशों का गुणनफल दो प्रकार का है, एक सदिशों का अदिश गुणनफल और एक सदिशों का सदिश गुणनफल। यदि आप सदिशों को गुणा कर रहे हैं और आपको एक अदिश मिलता है तो ये कौन सा गुणनफल कहलाएगा? ये सदिशों का अदिश गुणनफल कहलाएगा। और यदि आप सदिशों का गुणा कर रहे हैं, आपको एक सदिश ही प्राप्त हो रहा है तो इसे हम कहेंगे सदिशों का सदिश गुणनफल। और आज इसको हम लोग पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग सदिशों का अदिश गुणनफल पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सदिशों के सदिश गुणनफल की। तो आइए मेरे साथ चलिए देखते हैं कि सदिशों का अदिश गुणनफल किस प्रकार से किया जाता है। ओके बच्चा, तो चलो मान लेते हैं कि हमारे पास दो सदिश हैं। ये हो गया एक सदिश ए जो ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, और ये हो गया एक सदिश बी और ये आपको ग्रीन कलर का दिख रहा होगा। चलिए ये जो है इसको हम ले लेते हैं ओ, इस बिंदु को हम ओ ले लेते हैं, इसको P ले लिया, OP इसको R ले लिया। तो यहाँ पे देखिए OP किसको दिखा रहा है? OP दिखा रहा है सदिश A को, ये है वेक्टर A। और यहाँ पे OR किसको दिखा रहा है? यहाँ पे OR शो कर रहा है वेक्टर B को। सो दिस इज वेक्टर B, ये वेक्टर B है। और मान लेते हैं कि दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना है? थीटा है। हमारे पास दो सदिश हैं, सदिश ए और सदिश बी, उनके बीच का कोण थीटा है। और अब आप दिल थाम कर बैठिए, देखिए सदिशों का अदिश गुणनफल कैसे होता है। सदिशों के अदिश गुणनफल को कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसलिए इसे कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट भी कहेंगे आप इसे, डॉट प्रोडक्ट। ओके, हिंदी में आप इसे बिंदु गुणनफल कह सकते हैं, लेकिन डॉट प्रोडक्ट ही यूज करेंगे। ऐसे बोल सकते हैं आप सदिशों का अदिश गुणनफल, या फिर बोलिए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, इंग्लिश में इसका नाम वही है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, या बोलिए डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हम लोग जनरली यूज करते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यही है दो सदिशों का अदिश गुणनफल। अब देखिएगा कैसे करना होता है दो सदिशों का अदिश गुणनफल। देखो आपको कैसे करना है, आपको पहले सदिश का परिमाण ले लेना है, मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये क्या है? ये पहले सदिश का परिमाण है। और आपको दूसरे सदिश का भी परिमाण ले लेना है। देख लीजिए, ये पहले सदिश का परिमाण है, ये दूसरे सदिश का परिमाण है। और अब क्या करना है बच्चे, अब इन दोनों सदिशों के बीच का जो कोण है उसका कॉस लेना है। और जब इन तीनों को आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। यानी कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या है? दोनों सदिशों के परिमाण ना, जो मैग्नीट्यूड आप बोलते हैं जिसे, दोनों सदिशों के परिमाणों और उनके बीच के कोण के, कॉस को हिंदी में क्या कहते हैं? कोज्या। दोनों सदिशों के परिमाणों और उनके बीच के कोण के कोज्या के गुणनफल को दो सदिशों का अदिश गुणनफल कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है। सिंपली आप इसको कैसे दिखाएंगे?
वेक्टर ए के मॉड को आप सिंपली ए दिखा दीजिए, बी के मॉड को आप बी दिखा दीजिए, cos थीटा लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। और अब देख लीजिए वेक्टर ए का मॉड ए है जो कि एक अडीश है, वेक्टर बी का मॉड बी है जो कि एक अडीश है। मॉड यानी कि परिमाण ना, जब हम मॉड बोल रहे हैं मतलब हम उसके परिमाण की बात कर रहे हैं। और cos थीटा, थीटा एक कोण, उसका कोजिया लोगे तो भी ये क्या मिलेगा आपको, एक अडीश ही मिलेगा। तो इसलिए आप यहां पे बोल रहे हैं कि ये क्या है, ये दो सदिशों का अडीश गुणनफल है। इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। पहले सदिश का परिमाण इंटू दूसरे सदिश का परिमाण इंटू दोनों इंटू गुणनफल, दोनों सदिशों के बीच में जो कोण है उसका कौन सा ज्या लेना, कोज्या लेना है। ठीक है, तो ये हो जाता है दो सदिशों का अडीश गुणनफल। अब जरा इसको समझिए कि दो सदिशों के अडीश गुणनफल का ज्यामितीय अर्थ क्या है। ज्यामितीय अर्थ क्या है चलिए समझते हैं। तो ये था मेरा पहला वेक्टर, ये था मेरा दूसरा वेक्टर। ठीक है बच्चा, कलर इसको ब्लू ले लिया, इसका कलर मैंने ग्रीन ले लिया। चलिए किसको किससे दिखाया है, इसको ओ से दिखाया, इसको पी ले लिया, इसको आ ले लिया। ये वेक्टर ए को दिखा रहा है, ये वेक्टर बी को दिखा रहा है, एंगल थीटा है। ठीक है, ओके बच्चे। तो अब क्या करो, देखो जब आप बोलते हो भाई कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए का मॉड बी का मॉड और दोनों के बीच का जो कोण है उसका कोज्या यानी कि कॉस। पहले सदिश का परिमाण इंटू दूसरे सदिश का परिमाण इंटू दोनों सदिशों के बीच में जो कोण है उसका कॉस ले लीजिए आप। इसको आप ऐसा मान सकते हो कि मैंने क्या किया है, मैंने ए को इंटू किया है बी कॉस थीटा के साथ, ऐसा मान सकते हैं आप। या आप ऐसा मान सकते हैं कि हमने बी को इंटू किया है ए कॉस थीटा के साथ। ये तीनों एक ही चीज है, लेकिन इसको जरा ध्यान से देखिए आप। हमने ए को इंटू किया है बी कॉस थीटा के साथ, हमने बी को इंटू किया है ए कॉस थीटा के साथ। या फिर ऐसा बोलिए, हमने बी कॉस थीटा को इंटू किया है ए के साथ, हमने ए कॉस थीटा को इंटू किया है बी के साथ। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि आप ए का परिमाण ले रहे हैं, आप पहले सदिश का परिमाण ले लीजिए। जरा समझिएगा, मैं इसका ज्यामितीय अर्थ समझा रहा हूं। क्या है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, क्या है स्केलर प्रोडक्ट का। दो सदिशों के अडीश गुणनफल का ज्यामितीय अर्थ क्या है, इसको समझिएगा आप। तो आप ले लीजिए पहले सदिश का परिमाण, और ये क्या है बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी का एक घटक लेंगे किसके किसके दिशा में, बी कॉस थीटा क्या होगा, देखो 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 ऐसा है ना ये बी, जैसे समझिए आप, ये वेक्टर बी है और इसको मान लो कि मैं चलो एक्स एक्सिस मान लेता हूं, इधर वाले को, यहां से थीटा है तो एक एक्सिस वाई भी जाएगा ऐसा। तो मैं बी कॉस थीटा की बात करूं तो इधर आएगा बी कॉस थीटा, यही है ना, जो किसकी दिशा में है, जो कि पहले सदिश की दिशा में है। तो क्या करना है आपको, आपको ले लेना है पहला सदिश, उसका परिमाण ले लिया आपने, और दूसरे सदिश का घटक ले लेना है इस पहले सदिश की दिशा में। दूसरे सदिश का घटक ले लेना है पहले सदिश की दिशा में, और जब इन दोनों को आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यानी कि दो सदिशों का अडीश गुणनफल। या फिर आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आप मान लीजिए कि ये आपका अक्ष है, ये अक्ष है, मान लीजिए ये एक्स है, चलो मान लीजिए इधर वाई होगा, और यहां से कितने एंगल पे है आपका ए, यहां से थीटा एंगल पे ए है, तो इसका कॉस मिलेगा इधर ए कॉस थीटा, इधर मिलेगा ए साइन थीटा। हमको इससे मतलब नहीं है, ये सदिश बी को दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, ए का घटक ले लेना है इस बी की दिशा में। ए कॉस थीटा लिया ना आपने ए कॉस थीटा लिया है, तो ये ए कॉस थीटा क्या है, इस सदिश का इसकी दिशा में घटक है और ये उसका परिमाण है। इस पहले सदिश का इस सदिश की दिशा में घटक है, उसका परिमाण है। तो इस सदिश का घटक लीजिए इस सदिश की दिशा में,
और उसके परिमाण को इस सदिश के परिमाण से गुणा कर लीजिए, आपको मिल जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यानी कि दो सदिशों का कौन सा गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। कहने का मतलब यह है बच्चा, कंक्लूजन हम ये निकाल रहे हैं कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक सदिश के परिमाण, किसी को भी ले लो आप, चाहे इसको लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक सदिश के परिमाण, तो ये पहला सदिश का परिमाण है, ये पहले सदिश का परिमाण है, ओके, और दूसरे सदिश का, ये है दूसरा सदिश वेक्टर बी, दूसरे सदिश का पहले सदिश की दिशा में घटक, दूसरे सदिश का पहले सदिश की दिशा में घटक के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल किसके बराबर है, पहले सदिश का परिमाण रहेगा, और उस पहले सदिश की दिशा में आपको किसको लेकर आना है, दूसरे सदिश को लेकर आना है। पहले सदिश का परिमाण और दूसरे सदिश का पहले सदिश की दिशा में घटक, जब हम बोल रहे हैं बी कॉट थीटा, तो ये बी कॉट थीटा क्या है, ये बी कॉट थीटा इस पहले सदिश की दिशा में इस दूसरे सदिश का घटक है और उसका परिमाण है, क्योंकि आपने केवल लिखा है बी कॉट थीटा, तो ये है दूसरे सदिश का पहले सदिश की दिशा में घटक का परिमाण, और जब आप इन दोनों को गुणा करते हैं तो आपको मिलता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। वही आप इसके साथ भी कर सकते हैं, इसको इसके दिशा में ले जाकर गुणा कर लीजिए या इसको इसके दिशा में ले आके गुणा कर लीजिए, आपको मिलेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो ये है ये है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्यामितीय अर्थ, दो सदिशों के अदिश गुणनफल का ज्यामितीय अर्थ देखिए। क्लियर है, ये कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होना चाहिए। ये आ जाएगा आपका बी कॉट थीटा, बी कॉट थीटा का परिमाण है ये, और ए का परिमाण, वेक्टर ए का परिमाण ए आ जाएगा, दोनों को गुणा करिए आपको मिल जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो आप इसको उधर ले जा सकते हैं या इसको इधर ले आ सकते हैं। तो करना क्या है, किसी भी एक सदिश को दूसरे सदिश की दिशा में ले जाना है और दोनों के परिमाणों को फिर इंटू कर देना है। ये पहले सदिश का परिमाण और ये दूसरे सदिश का उस पहले सदिश की दिशा में घटक का परिमाण है, और इन दोनों का गुणनफल है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। वही चीज यहां भी कर सकते हैं आप, ओके। चलिए अब देखते हैं कि सदिशों के अदिश गुणनफल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रॉपर्टीज समझना बहुत जरूरी है, बहुत काम आते हैं। जो छोटी छोटी चीजें आप छोड़ देते हैं ना, चलो यार ये किसी काम का नहीं है, बड़े काम की होती हैं, वो बड़े काम की होती हैं। वो है ना, कबीर का एक दोहा है कि तिनका कबहू न नींद ये जो पावन तर होए, तिनका कबहू न नींद ये जो पावन तर होए, कबहू उड़ी आंखन पड़े तो पीर घनेरी होए। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को छोड़िए मत, हो सकता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए, किसी एग्जाम में आ जाए तो दिक्कत हो जाएगा फिर आपको, फिर दुखोगा, अरे यार इसको तो मैंने पढ़ा नहीं। सब पढ़िए बच्चे, सब पढ़िए ध्यानपूर्वक, पूरा का ध्यान जो है पढ़ाई में होना चाहिए। सदिशों के अदिश गुणनफल के गुण, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो पूरा ध्यान आपका पढ़ाई में होना चाहिए। वैसे ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, लेकिन पढ़ाई अभी सबसे ज़रूरी है, क्योंकि बाल्यकाल में हैं अभी, आप विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं, तो विद्या का ग्रहण करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए गुणों की बात करते हैं, तो देखिए इनको आप नोट करिए, समझते चलिए। दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी कि आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करो या वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए करो, ये दोनों बराबर ही रहेंगे। ये है क्रम विनिमय, जानते हैं ना, क्रम को बदल देंगे, क्रम को बदल देंगे तो भी आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ये याद रखना है। आगे देखिए, दो सदिशों का अदिश गुणनफल योग के सापेक्ष वितरण नियम का पालन करता है, केवल योग के सापेक्ष। इसका मतलब क्या है, अब कई लोगों को तो ये भी पता नहीं होगा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या वितरण नियम क्या होता है। देखो मान लो आपके पास तीन सदिश हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर सी है। इन दोनों को ऐड करके आप इस ए से गुणा कर रहे हैं, तीसरे से गुणा करना चाह रहे हैं।
तो इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले वेक्टर ए को वाइट में वाइट मिल जाएगा कि पहले आप इस वेक्टर ए को वेक्टर बी से गुणा कर लीजिए, उसके बाद वेक्टर ए को वेक्टर सी से गुणा कर लीजिए और दोनों को जोड़ लीजिए, आंसर इसके बराबर ही आएगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। यही तो है वितरण नियम। बांट दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ए को इसके साथ भी जाने दीजिए, ए को इसके साथ भी जाने दीजिए। तो योग के सापेक्ष सदिशों का जो अदिश गुणनफल है वो वितरण नियम का पालन करता है, योग के सापेक्ष करता है। आगे देखिए, दो सदिशों का अदिश गुणनफल किसी अदिश के सापेक्ष साहचर्य नियम का पालन करता है। साहचर्य नियम, साहचर्य सखा बना लो, जैसे कि कहने का मतलब क्या है, और किसके सापेक्ष, केवल और केवल एक अदिश के सापेक्ष ना। मान लीजिए कि आपके पास एक अदिश है लैम्डा, ठीक है, और ये रहा एक वेक्टर ए। तो इस लैम्डा को पहले वेक्टर ए के साथ इंटू कर लीजिए, ये आप देख चुके हैं। एक अदिश का एक सदिश के साथ गुणनफल आप पहले देख चुके हैं, इसी चैप्टर में आपने देखा है। और अब आप अगर इन दोनों का गुणा करने के बाद इस वेक्टर बी से इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ऐसा करिए, या फिर पहले आप इस लैम्डा को वेक्टर बी के साथ गुणा कर लीजिए और फिर बाद में आप वेक्टर ए के साथ गुणा करिए। गुणा यानी कि डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है, ये और ये सेम ही रहेगा। ये तो साहचर्य है ना, पहले इसके साथ था होता है, ऐसा जीवन में होता है। जो अभी आपके साथ है वो कल किसी और के साथ हो सकता है, ठीक है ठीक है, ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। जो आया हो जाएगा यार, ये तो प्रकृति का नियम है। लेकिन मैं इतना क्यों घबरा रहा हूँ, जो आया हो जाएगा। तो देखिए, ये है एक अदिश, तो लैम्डा इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके इक्वल हो सकता है, वेक्टर ए डॉट लैम्डा वेक्टर बी। या फिर आप ये करो कि लैम्डा को बाद में इंटू करना, पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का कर लो। तो ये है साहचर्य नियम। इसके साथ होने के बाद, ये इसके साथ होने के बाद, ये इसके साथ होने के बाद, साहचर्य नियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, सॉरी ये साहचर्य नियम की बात हो रही है, हम एसोसिएटिव लॉ की बात कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ तो वितरण नियम होता है। तो देखिए, आपका जो सदिशों का अदिश गुणनफल है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, और योग के सापेक्ष डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यानी कि वितरण नियम का पालन भी करता है। और आपका दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल है वो किसी अदिश के लिए साहचर्य नियम का भी पालन करता है। साहचर्य यानी कि सखा, पहले ये इसका सखा था, फिर ये बाद में आके गुणा हुआ। तो आप बोले ऐसा नहीं करेंगे हम, इसको इसका सखा बना लीजिए, फिर इसको इंटू करिए, कोई चीज़ बदलेगी नहीं, आंसर वही रहेगा। फिर इन दोनों को सखा बना लीजिए, फिर इस लैम्डा का इंटू करिए। तो ऐसा अदिश के साथ ही होगा। अगर आप बोलेंगे कि पहले मैं दो सदिशों का क्या कर लूँ, अदिश गुणनफल कर रहा हूँ, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, तो देखिए ये लैम्डा है जो कि एक अदिश है, तो लैम्डा को वेक्टर ए से इंटू करने के बाद आप वेक्टर बी से इंटू करिए, या लैम्डा को वेक्टर बी से इंटू करने के बाद वेक्टर ए से इंटू करिए, या वेक्टर ए और वेक्टर बी का इंटू करने के बाद आप लैम्डा का इंटू करिए, आंसर विल बी सेम। वही होए, आंसर विल बी सेम। क्लियर है ये? चलिए आगे देखते हैं। किसी सदिश का, हम सदिशों का गुणनफल पढ़ रहे हैं, किसी सदिश का उसी सदिश से अदिश गुणनफल उसके परिमाण के वर्ग के तुल्य होता है। समझिएगा, ये समझने वाली बात है, समझिएगा। मान लो मैं वेक्टर ए को उसी वेक्टर ए से इंटू कर रहा हूं, किसी सदिश का उसी सदिश से अदिश गुणनफल, वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ ही डॉट प्रोडक्ट, तो वेक्टर ए का मॉड यानी कि ए, वेक्टर ए का मॉड यानी कि ए, और यहां पे क्या होता है, दोनों के बीच का कोण कितना होगा, कॉस 0 होगा ना। अरे भाई ये वेक्टर ए है, तो ये भी तो दूसरा भी तो वेक्टर ए ही है, तो दोनों क्या हैं, दोनों एक ही दिशा में है, तो दोनों के बीच का कोण कितना है, दोनों के बीच का कोण 0 है, कॉस 0 1 हो जाएगा, यानी ये मिलेगा ए स्क्वायर। यानी कि दो सदिशों का देखिए, दो सदिशों का नहीं बच्चे, किसी भी सदिश का उसी सदिश से अदिश गुणनफल, किसी भी सदिश का
उसी सदिश से अदिश गुणनफल उसके परिमाण के वर्ग के तुल्य होता है, परिमाण के वर्ग के तुल्य होता है। यानी कि अगर मैं ऐसा बोल दूं कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इक्वल टू बी स्क्वायर होगा, तो ये सही बोल रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा होगा। किसी भी सदिश का उसी सदिश से अदिश गुणनफल उस सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। तो आप ऐसा ये रिजल्ट आप यूज कर पाओगे, कैलकुलेशन में आप कर सकते हैं डायरेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। दो लंबवत, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे बहुत, दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य होता है। चलिए समझ लेते हैं। मान लिया कि ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर बी है, और ऐसा क्यों लिया है? क्योंकि यहां बोला है ना कि थीटा कितना है, थीटा 90 है ना। दो सदिश जो कि क्या है, लंबवत है, तो वेक्टर ए इधर को, वेक्टर बी इधर को। निकाल लीजिए इसका अदिश गुणनफल। कैसे निकालेंगे आप? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए का परिमाण बी का परिमाण, दोनों के बीच का कौन सा कोण? जो कोण है। cos 90 क्या होता है बच्चा? cos 90 जीरो होता है। यानी कि इस कंडीशन में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या मिलेगा आपको? जीरो मिलेगा। यानी कि अगर दो सदिश लंबवत हैं, अगर दो सदिश लंबवत हैं तो उनका अदिश गुणनफल सदैव शून्य होगा। और इसका उल्टा भी सत्य होगा, इसका उल्टा भी सत्य होगा कि अगर दो सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य है, अगर दो सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य है तो सदिश क्या होंगे? परस्पर लंबवत होंगे। लंबवत होंगे तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो लंबवत होंगे, लंबवत होंगे तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो लंबवत होंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। समानता सदिशों का अदिश गुणनफल उनके परिमाणों के धनात्मक अथवा ऋणात्मक गुणनफल के बराबर होता है। चलो इसको भी समझा ही देते हैं, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी, हैं तो समांतर ही, हैं तो समांतर ही, ओके। ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी, हैं तो समांतर ही। ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी, ये रहा वेक्टर ए, ये रहा, दोनों समांतर ही हैं। लेकिन पहला कंडीशन क्या है? पहले कंडीशन में दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। और दूसरे वाले हालात में दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री है, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में है। ये समझना है। समांतर होंगे तो दोनों एक दिशा में भी हो सकते हैं, दोनों एक दिशा में भी हो सकते हैं, और दोनों विपरीत दिशा में भी हो सकते हैं। तो जरा याद रखिएगा। अब देखिए, है अगर समांतर तो पहला कंडीशन देख लेते हैं ना भाई। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए का मॉड बी का मॉड, कॉस कितना? कॉस 0 1 हो जाएगा, ए इंटू बी। तो ये बोलना क्या चाह रहा है कि समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल उनके परिमाणों के धनात्मक, तो उनके परिमाणों के धनात्मक गुणनफल के बराबर हो जाएगा, इस पहले वाले केस में। सेकंड वाले केस में देख लीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए का मॉड बी का मॉड, cos 180 कितना होता है बच्चे? cos 180 होता है -1, cos 180 -1 हो जाएगा, यानी कि माइनस ए बी हो जाएगा। तो अगर दो सदिश एक ही दिशा में हैं, समांतर हैं, तो उनके परिमाणों के धनात्मक गुणनफल के बराबर होगा। और अगर दोनों विपरीत दिशा में हैं तो उनके परिमाणों के गुणनफल के ऋणात्मक मान के बराबर होगा। क्लियर है ये? चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसको भी समझना जरूरी है। तीन विमाओं में दो सदिशों का अदिश गुणनफल, तीन विमाओं में, समझने का मतलब अब समझिएगा जरा आप। चलो मान लिया कि वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, हम तीन विमाओं की बात कर रहे हैं, हम त्रिविमीय बात करेंगे। तो इसका एक घटक x के डायरेक्शन में जिसको हमने ax ले लिया, एक घटक y के डायरेक्शन में जिसको हमने ay ले लिया, एक घटक z के डायरेक्शन में जिसको हमने az ले लिया। कर सकते हैं ना हम ऐसा? हम कुछ भी कर सकते हैं यार। ये i कैप, ये j कैप और ये k कैप प्लस प्लस, वही काम इसके साथ भी कर सकते हो आप। bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। ओके बच्चे, ये हो गया पहला सदिश, ये हो गया दूसरा सदिश। और अब हम इनका क्या करेंगे? अब हमको वेक्टर a डॉट वेक्टर b करना है।
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करना है, तो क्या करोगे आप, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, डॉट करना है यहां पे, ओके। बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, ऐसा करेंगे और पूरा आप रूल फॉलो करेंगे बिल्कुल जैसा कि होता है। इस ए एक्स आई कैप का इन तीनों से गुणा होगा, उसके बाद इस ए वाई जे कैप का इन तीनों से गुणा होगा, उसके बाद इस ए जेड के कैप का इन तीनों के साथ गुणा होगा। आप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं आप। इस पहले वाले टर्म का, इस पहले वाले पद का इन तीनों से गुणा करते जाइए, इस दूसरे वाले का इन तीनों से गुणा करिए, फिर तीसरे वाले का इन तीनों से गुणा करिए। ऐसा होता है, ऐसा कर सकते हैं आप। लेकिन बच्चे मैं थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करूंगा। देखो स्मार्ट वर्क कैसे करूंगा, या ध्यान दीजिएगा, मैं स्मार्ट वर्क कैसे करूंगा। तो क्यों ना मैं स्मार्ट वर्क अगले पेज पे करूं, क्योंकि पेज की कोई कमी नहीं है, हो सकता है हो, लेकिन चलो मान लेते हैं नहीं है। ये x, ये y और इधर को z, कोई दिक्कत। अब देखिए आई कैप, जे कैप, के कैप मालूम है ना आपको क्या है। आई कैप x की दिशा में एकांक सदिश है, जे कैप y की दिशा में एकांक सदिश है, के कैप z की दिशा में एकांक सदिश है। अब जरा ध्यान दीजिए, आप जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं आई कैप डॉट आई कैप करता हूं, या जे कैप डॉट जे कैप करता हूं, या के कैप डॉट के कैप करता हूं, तो मुझे कितना मिलेगा बताइए। अगर मैं आई कैप डॉट आई कैप करता हूं, या जे कैप डॉट जे कैप करता हूं, या के कैप डॉट के कैप करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा। आई का परिमाण 1 होता है, आपको मालूम है। अरे आई एकांक सदिश है तो उसका परिमाण 1 होगा, तो 1 डॉट 1, 1 इंटू 1, और दोनों के बीच कोण कितना होगा, दोनों के बीच कोण cos 0 होगा ना बच्चे। अरे दोनों तो एक ही दिशा में हैं, cos 0 1 हो जाएगा, यानी कि आंसर 1 मिलेगा। क्या वही चीज यहां भी होगा, इसका परिमाण भी 1 है, इसका परिमाण भी 1 है, और जे कैप और जे कैप के बीच का एंगल 0, तो ये भी कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। के कैप डॉट के कैप करेंगे तो 1 1 cos 0, यानी ये भी 1 मिलेगा। आई कैप डॉट आई कैप 1 मिल जाएगा, जे कैप डॉट जे कैप 1 मिल जाएगा, के कैप डॉट के कैप 1 मिल जाएगा। क्यों मिलेगा देख लीजिए, आई कैप का परिमाण 1, आई कैप का परिमाण 1, और दोनों के बीच का एंगल 0, cos 0 1, तो पूरा ये 1 ही आएगा। और यही चीज इन तीनों के साथ भी होगा। तो जहां जहां पे आई कैप डॉट आई कैप होगा, जे कैप डॉट जे कैप होगा, के कैप डॉट के कैप होगा, वहां पे 1 1 1 लिखा जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आई कैप डॉट, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, आई कैप डॉट जे कैप होता है, अगर मान लीजिए जे कैप डॉट के कैप होता है, अगर मान लीजिए आप के कैप डॉट आई कैप होता है, तो क्या होगा, आई का जे के साथ, जे का के के साथ, या के का आई के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट मैं कहां लगा रखा हूं, देखो तो जरा पीछे तो देखो, ये क्या होगा बताइए। बिल्कुल सही है, आई कैप का परिमाण 1, जे कैप का परिमाण 1। आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल कितना है बच्चे, आई कैप और जे कैप के बीच का जो एंगल है वो है 90, यानी आप लिखेंगे यहाँ पे cos 90, और cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी पूरा रिजल्ट आपको 0 मिलेगा। आई कैप एंड जे कैप दोनों क्या हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों लंबवत हैं। और आपको पहले ही बताया जा चुका है कि अगर दो सदिश लंबवत होते हैं तो उनका अदिश गुणनफल क्या होगा, 0 होगा। वैसे ही जे कैप और के कैप भी लंबवत है, तो 1 1 cos 90, यानी 0 ही मिलेगा। के कैप आई कैप 1 1 करेंगे, cos 90 करेंगे, 0 ही मिलेगा। और अब आते हैं पीछे, क्या क्या चीजें आपको यहां पे पता चली हैं कि आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप 1 1 1 होगा। बाकी आई का जे के साथ, जे का के के साथ, के आई के साथ क्या होगा, 0 ही होगा। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो आप जे कैप डॉट आई कैप, या के कैप डॉट जे कैप, या आई कैप डॉट के कैप भी करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा। दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, आपको बताया जा चुका है। अब पीछे देखिए,
यानी कि यहां पर जब आई कैप का आई कैप के साथ इंटू होगा तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, आपके पास बचेगा ए एक्स इंटू बी एक्स बचेगा। आई कैप और आई कैप इंटू हो गए तो 1 हो गए, तो ए एक्स इंटू बी एक्स का इंटू होगा, मतलब ए एक्स का बी एक्स के साथ गुणा होगा। आगे देखिए, इस आई कैप का जब इसका आप इसके साथ गुणा करोगे ना, आपने क्या किया जरा ध्यान दीजिए, शायद आप नहीं समझ रहे हैं। इसका मैंने पहले इसके साथ इंटू किया, इसके बाद मैं इसके साथ इंटू करूंगा, इसके बाद मैं इसके साथ इंटू करूंगा। क्लियर है? तो जब मैं इसका पहले वाले टर्म का इसके साथ इंटू किया तो ए एक्स इंटू बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप, भाई सदिश आई कैप और आई कैप भी है ना, ए एक्स बी एक्स क्या है, वो तो अदिश है, तो आई कैप डॉट आई कैप करेंगे 1 हो जाएगा, यानी यहां पे ए एक्स बी एक्स मिलेगा। वैसे ही जब आप इस पहले वाले का इस दूसरे वाले के साथ गुणा करेंगे तो आई कैप डॉट जे कैप मिलेगा 0 हो जाएगा, आई कैप डॉट जे कैप मिलेगा 0 हो जाएगा। वैसे ही जब आप आई कैप डॉट के कैप करेंगे 0 हो जाएगा, यानी कि जब ए एक्स आई कैप और बी एक्स आई कैप का इंटू हुआ तो बस आपको ए एक्स बी एक्स मिला। बाकी आप जब आई कैप को इसके साथ आई कैप को इसके साथ इंटू करेंगे दोनों 0 हो जाएगा। क्लियर है ये? और वही चीज आगे भी होगी, देखिए वही चीज हम लोग आगे भी करने वाले हैं। प्लस अब आप इस सेकंड वाले टर्म का इन तीनों से इंटू करेंगे, जे कैप का आई कैप के साथ इंटू होगा 0 हो जाएगा, जे कैप के साथ जे कैप के साथ इंटू होगा तो 1 हो जाएगा और बचेगा ए वाई बी वाई, जे कैप डॉट जे कैप 1। इस जे कैप का जब के कैप के साथ इंटू होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो क्या हुआ यहां पर, जब आपने इस वाले को इसके साथ इंटू किया 0 हो गया, इसके साथ इंटू किया तो भी 0 हो गया, जब इसके साथ इंटू किया जे कैप डॉट जे कैप मिला जो कि 1 हो जाएगा, ए वाई बच गया बस। बाकी ए वाई जे कैप आई कैप बी एक्स आई कैप, इन दोनों का इंटू करिए 0 हो गया, इन दोनों का इंटू करिए 0 हो गया, बच गया। क्लियर है ये? आगे बढ़िए, आगे देखिए फिर अब इस थर्ड वाले का इंटू करना है तो के कैप आई कैप 0 हो जाएगा, के कैप जे कैप 0 हो जाएगा, के कैप डॉट के कैप 1 बचेगा, यानी कि हो जाएगा ए जेड बी जेड। यानी कि जब हम दो सदिशों का अदिश गुणनफल करेंगे तो हम डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि x वाले को x वाले से इंटू कर लीजिए, y वाले को y वाले के साथ इंटू कर लीजिए, z वाले को z वाले के साथ इंटू करिए। ये शॉर्ट में हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं यहां पर आपको समझाया गया है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं कुछ आंकिक प्रश्न। अच्छा ये देख लो, भौतिकी में अदिश गुणनफल के उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट इन फिजिक्स। कहां पर देखिए, हम अदिश की बात करते हैं, हम अदिश राशियों की बात करते हैं, हम सदिश राशियों की बात करते हैं, तभी तो आपको सदिशों को इतना डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। देखिए हम बोलते हैं कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। लेकिन अगर सच्ची मुच्ची में ढंग से देखो तो क्या बताया जाता है कि W इक्वल टू होता है वेक्टर F डॉट वेक्टर D। यानी कि बल और विस्थापन का जो अदिश गुणनफल है वो किसके बराबर होता है, वो कार्य के बराबर होता है। बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल कार्य होता है। बल सदिश है, विस्थापन सदिश है, कार्य क्या है, कार्य अदिश है। और यही तो बताया गया है आपको कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल में क्या होगा, दो सदिशों का अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो आपको एक अदिश मिलेगा जो कि मिल रहा है। आगे देखिए तात्क्षणिक शक्ति, ठीक है, तात्क्षणिक शक्ति को हम लोग लिख सकते हैं, देख लीजिए शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है पहले समझ लो। पावर इज इक्वल टू होता है W/T, होता है ना, W/T कार्य बटा समय। W को क्या लिख सकते हैं आप, वेक्टर F डॉट वेक्टर D लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई T तो है ही है। अब वेक्टर F डॉट वेक्टर D, वेक्टर D डिवाइडेड बाई T क्या होगा, विस्थापन बटे समय क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। यानी कि यहां पे आप कार्य को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर F डॉट वेक्टर V लिख सकते हैं। यानी कि बल और वेग का जो अदिश गुणनफल है वो किसके बराबर होता है, वो शक्ति के बराबर होता है। तात्क्षणिक शक्ति इंस्टेंटेनियस है ना। ओके आगे देखिए, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके बारे में शायद आपने नहीं सुना है, ये आप क्लास 12 में पढ़ेंगे।
विद्युत फ्लक्स जो होता है ये विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर, अच्छा यहाँ पे तो हमने पूरा फाई लिया है तो वेक्टर एस लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये अपने दिमाग में अपने दिल के किसी कोने में बैठा लीजिए, क्लास 12 में आप ये पढ़ेंगे कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर यानी कि क्षेत्र सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। मेरे शब्दों को ध्यान से नोट कर लीजिए, अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, फिर आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, फिर आपको यही कहानी मिलेगी कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्र सदिश के अदिश गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। या फिर ऐसे बोलिए कि विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र और क्षेत्र सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो ये कुछ उदाहरण है किसके, स्केलर प्रोडक्ट, दो सदिशों के स्केलर प्रोडक्ट के। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया भाई कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या है, हमने समझ लिया है। और अब चलिए उन्हीं कॉन्सेप्ट पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, कुछ आंकिक प्रश्न हल करते हैं, जैसे आपको भी समझ में आ जाएगा कि आप कितने पानी में हो। मैं भी देख लेता हूं कि मैं कितना पानी में हूं। चलिए आपके पास दो सदिश दिया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों का क्या निकालना है बच्चे, इन दोनों का निकालना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है, अदिश गुणनफल निकालना है। तो अभी आपको बताया गया है ना कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो गया, देख लो। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो गया देख लीजिए, आई कैप माइनस 2j कैप, माइनस को मैं डॉट लिख रहा हूं बताओ, माइनस 2j कैप प्लस k कैप इंटू करिए किसके साथ, 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ऐसा। और आपको मालूम है ना बच्चे, बस आई का आई के साथ करना, जे का जे के साथ करना, के का के साथ करना, बाकी सब तो जीरो हो जाता है, बाकी सब तो जीरो हो जाता है। तो कर लेते हैं ना हम लोग। आई कैप डॉट आई कैप 1 हो गया और यहाँ पे 2 बच गया, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पे 1 है तो 2 1 कम 2 आ गया, आई कैप डॉट आई कैप 1 हो गया। माइनस रहने दीजिए, 2 1 कम 2, जे कैप डॉट जे कैप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, के कैप डॉट के कैप 1 हो जाएगा, ये -1। तो 2 माइनस 2 माइनस 1 कितना आ गया, ये आ गया आंसर -1। यही तो आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब देखो ये मैंने कैसे किया, जो मैंने सेकंड आपको लॉजिक बताया था कि भाई अगर आप त्रिविमीय सदिश की बात करते हैं, 3 विमाओं में 2 सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं, तो ऐसे करना है, यह है ना, 3 विमाओं में अगर 2 सदिशों का अदिश गुणनफल करना है तो आपको यही करना है, ax को bx से, ay को by से और az को bz से इंटू कर देना है। और यही काम हमने यहाँ पे किया है, देखिए कहाँ गया, यहाँ पे देखिए हमने यही किया है। और अब देखो कि आपको एक और फॉर्मूला बताया गया था ना कि भाई वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू a का मॉड b का मॉड और दोनों के बीच का क्या होगा, एंगल cos थीटा होगा। ये वाला फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते। हाँ, आप a का मॉड निकाल सकते हैं, वेक्टर a का मॉड निकाल सकते हैं, आप वेक्टर b का मॉड भी निकाल सकते हैं, एंगल आपको नहीं मालूम है, इसलिए आप इस वाले फॉर्मूले से जाएंगे, इस वाले टेक्निक से जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां पे देखिए 2 सदिश दिया गया है, इनके बीच का कोण निकालना है बच्चे। तो आपको मालूम है कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या हो जाएगा, a का मॉड b का मॉड cos थीटा हो जाएगा। तो अगर मैं cos थीटा निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वेक्टर a का डॉट वेक्टर b का डॉट डिवाइडेड बाई ए बी करना पड़ेगा। पहले a और b का मॉड निकाल लीजिए, a और b का मॉड निकाल लीजिए। तो वेक्टर a का मॉड कैसे निकालेंगे आप, वेक्टर a का मॉड यानी कि मैं a बोल रहा हूं, कैसे निकालेंगे, रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कैसे, देखो मान लीजिए कि यहां पर ax है, यहां पे ay है, यहां पे az है, तो ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर और उसका रूट लगा देते हैं। मॉड निकालना आता है ना बच्चा, बालक बालक बालिका बालिका मॉड निकालना आता है ना। मापांक कैसे निकालते हैं आप, ऐसे तो निकालते हैं आप। तो ये जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ओके। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर
1 1 1 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √3 आ गया। ये ए का मॉड है। बी का मॉड कैसे निकालेंगे? बी का मॉड निकाल लीजिए, √2 का। देखो माइनस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर होने के बाद वो सब प्लस हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2 2 4, 2 2 4, 2 2 4, 4 + 4 8 + 4 12, 12 आ गया। तो एक काम करते हैं ना हम लोग, 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 × 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा? यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। तो ये आ गया बी का मॉड। तो अब यहाँ पे आप ए का वैल्यू रख सकते हैं, बी का वैल्यू रख सकते हैं, यानी कि सदिश ए का मापांक रख दीजिए, सदिश बी का मापांक रख दीजिए। ये कहाँ से लाएंगे? ये भी हम ले आएंगे। वेक्टर ए डॉट वेक्टर भी सिखाया तो है आपको। आई को वाई के साथ इंटू करिए, जे को जे के साथ इंटू करिए, के को के साथ इंटू करिए, बाकी सब तो 0 हो जाता है। तो ये हो जाएगा -2, दिख रहा है ये? -2 × 1 -2, -2 × 1 -2, -2 × 1 -2, कितना आ गया ये? -6 आ गया। कोई दिक्कत? अरे कैसे करना है? आई कैप डॉट आई कैप 1 होगा और -2 × 1 1 हो जाएगा। जे कैप डॉट जे कैप 1 होगा, -2 × 1 -2 हो जाएगा। के कैप डॉट के कैप 1 हो जाएगा, -2 × 1 1 हो जाएगा। सॉरी, -2 × 1 -2 हो जाएगा। तो -2 -2 आ गया -6। और अब वक्त है वैल्यूज पुट करने का। तो यहीं पुट किया जाए कि अगले पन्ने? यहीं पुट करते हैं, चलो। हालांकि अगले पन्ने भी चलते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आपको मिल रहा है कि cos θ = वेक्टर ए डॉट बी कितना है? -6 है, डिवाइडेड बाई ए यहाँ पे √3 है, बी यहाँ पे 2√3 है, तो √3 × 2√3 -6 डिवाइडेड बाई 2 √3 3 हो जाएगा। और तो यहाँ से आप 3 नीचे कर लीजिए, और 3 नीचे करने के बाद आपको मिल जाएगा -1। cos θ = -1। तो थीटा कितना हो जाएगा? थीटा = हो जाएगा cos 1 -1। कितने की वैल्यू होती है भाई? कितने की वैल्यू -1 होती है? तो अभी तो बताया था कि cos 180 हो जाएगा -1, cos 180 हो जाएगा -1, यानी कि यहाँ पर थीटा कितना है? थीटा = 180 डिग्री है। यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो दो सदिश आपको दिए गए हैं, उनके बीच का कोण कितना है? उनके बीच का कोण है 180 डिग्री। ऐसे निकालना है, बड़ी आसानी से, बड़े आराम से निकालना है। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं। अगर लंबवत होंगे तो क्या होगा बच्चा? अगर लंबवत होंगे, अगर ये दोनों सदिश लंबवत हैं, कोई भी अगर दो सदिश लंबवत हैं, अगर लंबवत हैं तो क्या होना चाहिए? उनका अदिश गुणनफल 0 के इक्वल होना चाहिए। अगर दो सदिश परस्पर लंबवत हैं तो उनका अदिश गुणनफल क्या होगा? 0, यानी कि 0 होना चाहिए। चलिए करके देख लेते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी = 2i कैप 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 × -4 यानी कि -12 आ जाएगा, और ये 8 × 8 आ जाएगा, 8 4 12 0। तो यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी = 0 है, यानी कि क्या हैं, यानी कि दोनों सदिश क्या हैं? परस्पर लंबवत हैं, परस्पर लंबवत हैं। यही तो है कहानी कि अगर दोनों सदिश लंबवत होंगे तो उनका अदिश गुणनफल 0 होता है। चलिए आगे बढ़िए। यहां पे देखिए, ये है हमारा अगला सवाल कि यदि सदिश a माइनस सदिश b का मॉड, मापांक लगा हुआ है ना, मॉड = सदिश a प्लस सदिश b का मॉड हो, तो ये कंडीशन आपको गिवन है बच्चे कि सदिश a माइनस सदिश b का मॉड = है सदिश a प्लस सदिश b का मॉड। अगर ऐसा है तो सिद्ध कीजिए कि वेक्टर a और वेक्टर b परस्पर लंबवत होंगे। देखो, अगर ये दोनों लंबवत हैं,
अगर कोई भी दो सदिश लंबवत होते हैं तो उनका अदिश गुणनफल क्या होना चाहिए, उनका अदिश गुणनफल 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, आपको कंडीशन गिवन है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड, माइनस है यहाँ पे, डॉट नहीं है, माइनस है, इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड। ये कंडीशन आपको दिया है। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड का स्क्वायर, तो इसमें कोई गलती है क्या? नहीं। आप कहोगे नहीं कि इसमें कोई गलती नहीं है, आपने बस क्या किया है, आपने बस दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया है। और अगर मैं अब इसको ऐसे लिख दूं कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? इसको भी ऐसा लिख सकते हैं क्या? अब बताइए, लिख सकते हैं तो क्यों लिख सकते हैं, और नहीं लिख सकते तो क्यों नहीं लिख सकते? आप किसके साइड हैं? क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मॉड का वर्ग है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मॉड का वर्ग है, यानी कि सदिश के परिमाण का वर्ग है, सदिश के परिमाण का वर्ग है। देखो बच्चे, सदिश ए एक सदिश है, बी भी एक सदिश है, सदिश ए माइनस सदिश बी भी तो एक सदिश ही होगा, सदिश ए प्लस सदिश बी भी तो एक सदिश ही होगा। तो ये किसी सदिश का, ये किसी सदिश के परिमाण का वर्ग है क्योंकि मॉड लगा हुआ है, तो ये किसी सदिश के परिमाण का वर्ग है, ये भी किसी सदिश के परिमाण का वर्ग है। और आपको पता होना चाहिए क्या कि किसी भी सदिश के परिमाण का वर्ग, आज ही हमने इसको देखा है, ये रिजल्ट हमने निकाला है कि किसी भी सदिश के परिमाण का वर्ग उस सदिश के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है। नहीं समझे? हमने सिद्ध किया है ना कि सदिश ए डॉट सदिश ए, यानी सदिश ए का वर्ग किसके इक्वल आया था, उस सदिश ए के परिमाण के वर्ग के बराबर आया था। यही तो आज हमने सिद्ध किया था। सदिश ए डॉट सदिश ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इस सदिश का वर्ग उस सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर है, तो ये परिमाण का वर्ग है, ये भी परिमाण का वर्ग है, यानी ये किसके इक्वल हम लोग लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, पहला सदिश डॉट दूसरा सदिश, पहला सदिश डॉट दूसरा सदिश। कर लीजिए अब आप हल कर लीजिए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ओके कर सकते हैं ना हम लोग, और यहां पे हो जाएगा माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ओके, और यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ओके, और यहां पे माइनस माइनस प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। कोई दिक्कत यहां पर? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, इधर भी वही कहानी है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। ठीक है बच्चा? अब एक काम करो, आप काटना चाहो तो काट सकते हो। देखिए, इधर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए है, इधर भी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए है, इधर वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी है, इधर भी वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी है, माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, और ये भी देखो माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है। ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है ना, आपको मालूम है, सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखिए या वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिखिए, दोनों बराबर ही होगा, यानी दोनों बराबर है, दोनों जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस, देखो ये दोनों ऐड हो गया ना, तो माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और इधर भी जुड़ जाएगा 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। और अब आप इनको कैंसिल मत करिएगा क्योंकि हमको सिर्फ कुछ और ही करना है। तो ये उस साइड गया तो क्या हो गया, 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। क्या किया है मैंने, मैं इसको इस साइड ले आया हूँ,
या आप इसको इधर ले आइए। इसको जब आप उस साइड ले जाओगे तो इधर 0 बच गया, इधर माइनस जाके उधर प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा 4 वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0। 4 को ले जाकर डिवाइड करिए, आपको क्या मिल गया, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0 मिल गया। और जब आपको वेक्टर a डॉट वेक्टर 0 मिल गया है, अतः वेक्टर a व वेक्टर b क्या होंगे, परस्पर लंब होंगे या लंबवत होंगे। ऐसा करना है आपको। क्लियर है ये, कोई दिक्कत? ओके, तो यही लास्ट था बच्चा। ठीक है, तो देख लीजिए आपने कैसे किया है। आपको बस ये सिद्ध करना है, अगर सिद्ध करना है कि दो सदिश परस्पर लंबवत हैं, तो आप वेक्टर a डॉट वेक्टर b दोनों सदिशों के अदिश गुणनफल को 0 ले आइए, सिद्ध हो जाएगा कि दोनों क्या हैं, दोनों परस्पर लंबवत हैं। ओके, और ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक जो कि है सदिशों का सदिश गुणनफल। तब तक के लिए अलविदा।